अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है समरी स्टैटिस्टिक्स। कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन पाइथन। ये जो कोर्स है ये ओरिजिनली आगे था हमारे ट्रैक में, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा पीछे किया है। और जो कि सही है, कंसिडरिंग कि जो नॉलेज इसके अंदर हम लोगों को मिलती है वो काफ़ी यूज़फुल है। और कुछ चैप्टर्स करने के लिए जो हमने ऑलरेडी कर लिए, जो कोर्सेस हमने ऑलरेडी कर लिए उसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट्स गुजर चुके हैं, जैसे कि मीन है, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सब हम लोगों ने पहले कुछ पार्ट कवर किया था, लेकिन वो मेन कॉन्सेप्ट्स कुछ और थे, वहाँ पे ये चीज़ गुजरी थी। लेकिन इसको अब हम लोग डिटेल में करेंगे। तो लेट्स डाइव इन। पहला वाला क्वेश्चन, लेट मी स्टार्ट विद स्लाइड शो। ओके, स्टेटिस्टिक्स क्या है? स्टेटिस्टिक्स आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा जिस तरह के बार चार्ट्स और जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन डेटा का, और उसके बारे में जो एनालाइजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका जो भी कैलकुलेशन है उसका, अगर आप मान के चलिए कि कितना लार्ज ग्रुप है, वो लार्ज ग्रुप का जो सेंटर पॉइंट किधर है, और कितनी बार कोई चीज रिपीट होती है, इस तरह की चीजें, मतलब एक 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 ब्रीफ एनालाइजिंग किसी डेटा के लिए यूजफुल है स्टेटिस्टिक्स, राइट? तो स्टेटिस्टिक्स किन चीजों में इस्तेमाल होती है? एक तो ये कि भाई आप जानने के लिए कि भाई कितना परसेंट पॉपुलेशन कोई चीज यूज करता है या किसी चीज से सेटिस्फाइड है, या आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो डेटा है वो आपको स्टेटिस्टिक्स बता के दिखा देगा कि भाई कोई भी आपकी एक कैटेगरी है कि यस है या नो है, यस में कितना है, नो में कितना है, या गुड है या वेरी गुड है, इस तरह की चीज है। अच्छा, ये तो सारी चीजें इन जनरल है, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का दो तरह के स्टेटिस्टिकल वैल्यूज होती है, एक तो न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिक में भी दो किस्म के हैं। अच्छा, न्यूमेरिक किसे कहते हैं? न्यूमेरिक हो गया नंबर से रिलेटेड, किसी भी चीज अगर नंबर में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो न्यूमेरिक हो गया, राइट? जैसे कि अब न्यूमेरिक में भी दो किस्म के हैं, एक तो कंटिन्यूअस, एक है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस वो चीज है जो कि मेजरमेंट्स में यूज होता है, जैसे कि आपका वेट्स हो गया, हाइट हो गया, एयरप्लेन स्पीड हो गई, टाइम कितना लगा, इस तरह की चीज है, स्पीड। ये सारी चीजें जो है ये कंटिन्यूअस मेजरमेंट है, मेजर कर सकते हो आप, है ना? और दूसरा जो है डिस्क्रीट, वो काउंट करने पर कोई भी चीज जो काउंट की जा सकती है, लाइक 1 2 3 4 5, लाइक इंडिविजुअली आप काउंट करते हो कि कितने नंबर ऑफ लोग ये पसंद करते हैं, या कितने आइटम्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव है, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ पेट्स है। तो जहां पे भी नंबर आ रहा है, काउंट आ रहा है, तो काउंट जहां पे भी होगा वो डिस्क्रीट होगा, और जहां पे भी मेजरमेंट होगी वो होगी कंटिन्यूअस। और ये दोनों में आप क्या कॉमन देखते हो? नंबर्स, इट 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 दे बोथ आर रिलेटेड टू नंबर्स, न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक हो गया। और दूसरा, बाय द नेम इटसेल्फ, कैटेगोरिकल, मतलब कैटेगरीज में कोई भी चीज जिसके अंदर दो है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल हो गया कोई भी आपकी रैंडम किस्म के दो तीन कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसा इन्होंने एग्जांपल दिया, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अ, क्या कहते हैं कि और क्या एग्जांपल है, स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो या वर्कर हो या हाउस मेकर हो, एंड स्टफ लाइक दैट, ये बिल्कुल आप इसको देखोगे तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दे आर जस्ट डिफरेंट कैटेगरीज। और ऑर्डिनल क्या है कि इनमें जो कैटेगरीज होती हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं आपस में, उसमें
अक्सर आप देखो तो कम से लेकर ज्यादा तक वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से होता है, ऑर्डर्ड, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो ना, स्ट्रांगली डिसएग्री, समवॉट डिसएग्री, एग्री नॉट डिसएग्री, समवॉट एग्री, तो ये देखिए धीरे से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। उसी तरीके का अगर आप देखोगे कि भाई आप कितने सेटिस्फाइड हो किसी चीज से, इज इट गुड, इज इट वेरी गुड, इज इट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, स्टफ लाइक दैट, तो आप वो ऑर्डर में डाल दोगे तो ऑर्डर्ड, तो इस तरह की चीजें और इसमें। चलिए, अब ये सारे उन्होंने प्लॉट्स करके बताया कि भाई ये चीजें इस तरह से होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है कैटेगरीज के ऊपर जो भी हम लोग बात कर रहे थे। ओके, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। एक्चुअली ये भी स्लाइड मिस हो गई थी क्या हमारी? शायद ये स्लाइड मिस हो गई, ठीक है। अ, फिर से वापस चलते हैं क्योंकि वो स्लाइड में बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव हो गया वो सारा डेटा अ, जहां पे सारा डेटा यूज हो रहा है आपकी कैलकुलेशन के लिए, सारा डेटा, रिमेंबर, वो हो गया डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल हो गया जहां पे सैंपल ऑफ डेटा यूज होता है, मतलब एक डेटा है, बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, आप सारे को तो यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो उसमें से चंद कुछ लोगों को ले लेते हो या कुछ डेटा ले लेते हो, कुछ सैंपल ले लेते हो, उस पे आपकी कैलकुलेशन करते हो और फिर डिराइव करते हो कि भाई उसका क्या नतीजा है। तो इस केस में जो समझ में आता है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मान के चलिए आपके पास 25 कार्ड्स हैं, तो 25 कार्ड्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप टोटल उसके ऊपर अगर आप निकाल रहे हो तो सारा डेटा को आप यूज कर रहे हो ना, तो उसको आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा जो भी है। वो इन्फ्रेंशियल है, मान के चलिए आपके पास पॉपुलेशन है बिलियन के हिसाब में, तो आप क्या करते हो किसी एक जगह 1000 लोगों को आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो, 1000 के ऊपर आप जो भी पूछताछ करते हो और आपको पता चलता है कि भाई 1000 के बेसिस पे आपको ये पता लगेगा कि भाई हाँ चलो ये जनरल पॉपुलेशन की ये राय है। तो इस तरह से सैंपल कर, तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन अंदाजा मिल जाता है, अंदाजा मिलने के लिए अच्छा है इन्फरेंशियल, तो इसको इन्फरेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम्स। ओके, तो जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि याद रखिए कि अगर पूरा डेटा है तो वो है डिस्क्रिप्टिव, और अगर सैंपल है तो वो है इन्फरेंशियल। Given data on every customer request made, what's the average time it took to respond? अब आप यहाँ देखिए given data on every customer service, जो सारे कस्टमर सर्विस के ऊपर काल खेलने में वो पेमेंट का है। ओके, तो ये जो है ये ऑन एवरी कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट मेड, मतलब सारा डेटा, सारा आपके पास कस्टमर डेटा आपके पास अवेलेबल है, उस पे आप ये अनुमान लगा रहे हो, अनुमान क्या, कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज टाइम, ठीक है। तो ये जब सारे डेटा यूज हो रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव। Given data on 20 fish caught in a lake, what's the average weight on all weight of all fish in the lake? मतलब वो क्या कह रहे हैं कि 20 फिशेस आपने पकड़ ली लेक की, और उस पे आप अंदाजा लगा रहे हो कि सारे लेक के फिशेस का एवरेज वेट क्या होगा। तो ये क्या है, ये आपके पास सैंपल है, 20 सिर्फ फिशेस पकड़ी है और आप बाकी लेक के पूरे फिशेस का आप अंदाजा लगा रहे हो, तो ये हो गया इन्फरेंशियल, राइट। After interviewing 100 customer, what percent of all your customers are satisfied with your product? देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आपके all your customers, मतलब कस्टमर्स आपके बहुत होंगे लेकिन आप सिर्फ 100 लोगों के आप इंटरव्यू कर रहे हो, और आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि बाकी कस्टमर्स भी आपसे कितना सेटिस्फाइड होंगे। तो सैंपल 100 का सैंपल है, उस पे आप अंदाजा लगा रहे हो, तो ये हो गया इन्फरेंशियल। गिवन डेटा ऑन ऑल 100,000 पीपल, तो मतलब 100,000 पीपल थे, उसके पूरा ही पूरा 100,000 पीपल का डेटा आपके पास है। who viewed an ad, what percent of people clicked on, मतलब सारे लोगों का अगर मान बात हो रही है तो सारे मतलब डिस्क्रिप्टिव, राइट।
चलिए, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस न्यूमेरिक, डिस्क्रीट न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल, जो हम लोगों ने बात करी थी न्यूमेरिक कैटेगरी और कैटेगोरिकल कैटेगरी, जिसके अंदर दो है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, और दूसरी कैटेगोरिकल में दो थे ना ऑर्डर्ड, और वो वहां पे उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने कैटेगोरिकल एक ही डाल दिया। तो चलिए, जैसे कि हमें पता है कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ, जहां पे भी मेजर किया जा सकता है कोई चीज, मेजरमेंट अगर होती है, जैसे इस केस में किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, ये चीज मेजर की जा सकती है, तो वो आप डालोगे कंटिन्यूअस में। जिप कोड, जिप कोड है तो वैसे नंबर्स, नॉर्मली लिखा जाता है नंबर्स में, लेकिन जिप कोड बाय सेल्फ किसी मेजरमेंट के लिए नहीं होता, वो बेसिकली एक कैटेगरी है। जैसे एरिया, एरिया वाइज की जिप कोड किस लिए आप मेंशन करते हो, एरिया बताने के लिए ना, किसी भी जोग्राफिकल मैप है उसके ऊपर एरिया बताने के लिए आप जिप कोड इस्तेमाल करते हो, तो वो बेसिकली क्या हो गया, एक तरह का कैटेगोरिकल डेटा हो गया। जिप कोड है, कंट्री है, स्टेट है, ये सारे जो है ना कैटेगरीज है। नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एन एड, कि कितने एड्स पे क्लिक हुए, नंबर मतलब क्या हो गया, काउंट हो गया, कि काउंट करो आप कितने नंबर हो गए कि आपके एड पे क्लिक आ रहे हैं, तो ये जहां पे भी काउंट होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट। नंबर ऑफ आइटम्स इन स्टॉक, अगेन काउंट, 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो, तो दैट इज अगेन डिस्क्रीट। एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। और क्या ये आप रैंडम कैटेगरी है, नहीं, इसको इसको मेजर किया जा सकता है, एयर टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहीट, तो इसका मतलब कंटिन्यूसली। नंबर ऑफ डेटा कैम कोर्सेज टेकन, ये मतलब फिर से अगेन काउंट है, 1 2 3 4, डिस्क्रीट। ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या ये काउंट किया जा सकता है, नहीं। क्या ये मेजर किया जा सकता है, नहीं, तो दैट इज कैटेगोरिकल। मेजर्स ऑफ सेंटर, कि भाई सेंटर में अगर आपके पास डेटा है तो जो सेंटर आप निकालते हो, बीच का जो पार्ट है एकदम एग्जैक्ट बीच, आप किसे बीच किसे कहेंगे, और बीच भी दो किस्म के होते हैं, या तो आप मीन लो या मीडियन लो, तीन किस्म के एक्चुअली, मोड भी एक तरह से इनके इसमें बीच कहा जाता है, तो एक एक सेंस में। तो मीन मीडियन मोड, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा था मैथ्स में भी। मीन किसे कहते हैं, मीन वो कहते हैं कि किसी भी कोई भी एक डेटा है, नंबर्स हैं कई सारे, उनका आप एवरेज निकालते हो। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास आपने कोर्सेज लिया, एग्जाम दिए, लास्ट में आपने परसेंटेज निकाला किस तरह से, कि भाई आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 6 के आपने नंबर्स को टोटल किया, टोटल करके उसको डिवाइड बाई दैट मेनी नंबर्स, जैसा यहाँ पे है। अ, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, कई सारे इनके पास शायद एनिमल्स थे, उनके जो स्लीप टाइम्स हैं, उन्होंने क्या किया, टोटल कितने आपके पास डेटा है, कितने लोग हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो इस तरह से वो मीन निकलता है, एवरेज निकलता है। जैसे कि सब्जेक्ट्स में भी, परसेंटेज में भी तो वही निकालते हैं ना, अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 के आप ऐड कर लो, डिवाइड बाई 6 करते थे, उस तरह से आपका मीन निकलता था, एवरेज। मीडियन क्या होता है, मीडियम होता है बेसिकली सेंटर, किसी भी डेटा का बिल्कुल बीचों बीच जो भी वैल्यू होगी, इट डजंट हैव टू बी आधी ऑफ द टोटल डेटा, नो, बस ये है कि सेंटर में क्या है। मान के चलिए आपके पास 3 आइटम्स हैं, तो बीच वाला आइटम कौन सा होगा, सेकंड आइटम। 5 आइटम अगर हैं तो बीच वाला आइटम कौन सा होगा, थर्ड वाला आइटम, है ना। और इस तरह से ही तो बीचों बीच जो भी आइटम रहेगा वो होगा मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए भी आप दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप उसके अंदर टोटल काउंट करो भाई, टोटल आइटम्स कितने, उसके बाद आई लॉक यूज करो, या नहीं तो एनपी डॉट मीडियन यूज कर दो, आपको सीधा सीधा मीडियन मिल जाएगा। मीन में भी एनपी डॉट मीन करते तो मीन मिल जाता था। वैसे ही मोड, मोड किसे कहते हैं, मोड कहते हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा आपके पास कोई भी डेटा है, कोई भी वैल्यूज है, उसका काउंट अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा काउंट किसी चीज का अगर होगा तो वो होगा मोड। ठीक है, जैसा इस केस में 4 तरह के एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स का, तो हर्बीवोर्स सबसे ज्यादा, 32 हर्बीवोर्स है कोई एनिमल के डेटा में, सैंपल डेटा जो भी हमारे पास है, 32 नंबर हर्बीवोर्स है, तो इसका मतलब मोड क्या हो गया, 32 हर्बी। तो आप उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, स्टेटिस्टिक्स डॉट मोड, नॉट एनपी डॉट मोड, एनपी के साथ मीन और मोड ही है, मीन और मीडियन है, लेकिन मोड के लिए आपको ये वाला ही इस्तेमाल करना होगा। खैर ज्यादा मोड यूज होता नहीं है, आप नॉर्मली क्या करते हो कि भाई वैल्यू काउंट्स करके सबसे मैक्सिमम ये देख सकते हो कि कौन सा सबसे ज्यादा है, तो दैट्स द सेम थिंग, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस।
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपके पास सेंटर डेटा अगर है तो इसमें आपको क्या यूज करना चाहिए, क्या बेहतर है कि मीन यूज करो या मीडियन यूज करो। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे सेंटर्ड ओरिएंटेड अगर डेटा है, सेंटर्ड ओरिएंटेड डेटा कहते किसे कहते हैं कि भाई राइट की तरफ भी तकरीबन उतना ही डेटा है, लेफ्ट की तरफ भी उतना ही डेटा है, तो उसका जो मीन निकलता है वो तकरीबन बीच में निकलता है, और मीडियन भी वही जगह पे होता है, आस पास, बिल्कुल ज्यादा गैप नहीं होता दोनों में, तो दैट इज कॉल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेड, है ना। तो इनको आप देखोगे तो तकरीबन राइट और लेफ्ट में इक्वली बटा होता है डेटा। वही एक और होता है लेफ्ट स्क्यूड, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई राइट की तरफ डेटा थोड़ा होगा लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, ज्यादा मतलब नंबर्स होंगे, और लेफ्ट के पास, लेफ्ट में होंगे बहुत फैला हुआ होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, तो उससे क्या होगा आपको दिखने में इस तरह से दिखेगा। लेफ्ट की तरफ टेल है तो इसे कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड, और वही राइट की तरफ अगर टेल होगी तो कहते हैं राइट स्क्यूड। और दोनों में क्या होता है, इनमें मीन और मीडियन में थोड़ा फर्क ज्यादा होता है। जो सेंटर्ड ओरिएंटेड आपने देखा था उसमें मीन और मीडियन बिल्कुल करीब करीब थे, आसपास थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका मीन एक जगह पे होगा, मीडियन एक जगह पे होगा, अलग अलग जगह पे होगा। यहाँ पे भी वैसे ही। तो इसमें जो है ना, ये कहते हैं कि मीन देखना ज्यादा सही नहीं है, मीडियन देखना ज्यादा बेटर है इन डेटा का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ छोटे छोटे जो बहुत दूर दूर है उनको आप कंसिडर भी ना करो तो ज्यादा बेहतर है ना। तो मीन क्या करता है, लेकिन उनकी तरफ झुक जाता है, उनकी वजह से थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुक जाता है। तो इस केस में मीडियन अगर आप देखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो राइट स्क्यूड हो या लेफ्ट स्क्यूड हो, मीडियन देखना बेहतर है। ओके, तो नाउ इफ यू गो बैक टू आवर प्रॉब्लम्स, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट नंपाई करना है, ठीक है, नंपाई एज एनपी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, दो दो डेटा फ्रेम्स बनाने हैं। वन दैट होल्ड्स अ रोट ऑफ फूड कंजम्पशन फॉर बेल्जियम। अच्छा, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई फूड कंजम्पशन डेटा फ्रेम है क्या। फूड कंजम्पशन आप डेटा फ्रेम देख लो, इसके अंदर चार पांच रोज है, एक है इंडेक्स है, कंट्री है, फूड कैटेगरी है, कंजम्पशन है, CO2 एमिशन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, वन दैट होल्ड्स द रोज फॉर फूड कंजम्पशन फॉर बेल्जियम ओनली, सिर्फ बेल्जियम, तो कंट्री होनी चाहिए सिर्फ बेल्जियम। तो आप क्या करोगे, फूड कंजम्पशन का कंट्री का कॉलम के अंदर जहां पे भी बेल्जियम है, इक्वल टू बेल्जियम, वो सारे हमें रोज निकाल के दे दो। तो अब ये इतना पार्ट क्या करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा सारा डेटा फ्रेम का। हमें ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है, हमें फॉल्स को तो चाहिए नहीं, सिर्फ ट्रू से काम है। तो ट्रू हम ले लेंगे, फूड कंजम्पशन को वापस अप्लाई कर देंगे, तो ये पार्ट इतना टोटल क्या करेगा, ये दे देगा हमें आ, सिर्फ बेल्जियम के रोज। ठीक है, फूड कंजम्पशन का जो भी बेल्जियम के रोज है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंट्री वहां पे बेल्जियम होगी, बाकी फूड कैटेगरी का कंजम्पशन, CO2 एमिशन सब कुछ मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो बेल्जियम के सारे हमें रोज मिल जाएंगे। वैसे ही वही सेम चीज हम लोग यूएसए के लिए करेंगे, यूएसए का कंजम्पशन देखने के लिए। ओके, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फॉर किलोग्राम्स ऑफ फूड। अब इनको क्या चाहिए, चलो भाई हम लोगों ने बेल्जियम का कंजम्पशन तो ले लिया। अब बेल्जियम के कंजम्पशन के अंदर क्या क्या डेटा है, कंट्री भी है, फूड कैटेगरी भी है, कंजम्पशन भी है, CO2 एमिशन भी है, सब कुछ है। हमें लेकिन क्या करना है, मीन निकालना है सिर्फ कंजम्पशन का, ये वाला, कि भाई उनका फूड कंजम्पशन कितने किलोग्राम्स है, उसका मीन क्या है। तो अगर आप देखोगे, मैं थोड़ी देर के लिए इसको इतना पार्ट रन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, अगर आप इसका कंजम्पशन वाली रो का डेटा देखना चाहते हो तो वो ये है, खाली बी कंजम्पशन में दिखाया था, बेल्जियम कंजम्पशन का मैं टेबल निकाल देता हूँ। वो ये टेबल है, राइट, उसका कंजम्पशन, अब देखिए कंट्री बेल्जियम है सिर्फ, और उसका कंजम्पशन ये सारा आ गया। अब इसका सारों का डेटा का हमें मीन चाहिए, वो किस तरह से करेंगे हम लोग, ऑल वी हैव टू डू इज np डॉट मीन कॉल करेंगे, फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, जो रो का हमें मीन चाहिए वो पास कर देंगे। तो इस सूरत में हमें बी कंजम्पशन का कंजम्पशन कॉलम चाहिए। वैसे ही np डॉट मीडियन भी निकाल देंगे, अगेन उसको यही सप्लाई करेंगे, जो रो हमें उस जिस रो का भी मीडियन चाहिए, तो हमें यहाँ कंजम्पशन रो का मीडियन चाहिए तो वो सप्लाई कर दिया। चलिए, ये हो गया बेल्जियम का। अब वही यूएसए का, यूएसए का भी सेम चीज हमें करना है, np डॉट मीन यूएसए कंजम्पशन, np डॉट मीडियन यूएसए कंजम्पशन। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों का वो निकाल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि सबसेट फूड कंजम्पशन फॉर रोज विद डेटा अबाउट बेल्जियम एंड द यूएसए। ओके,
टेक्निकली वही सेम चीज करा रहे हैं वो लोग, लेकिन इस सूरत में क्या है कि वो लोग दोनों का एक साथ वो बना रहे हैं, डेटा फ्रेम बना रहे हैं। अब हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था कि डेटा फ्रेम कंजम्पशन का, सॉरी, जो कंट्री बेल्जियम थी उसका हमने अलग बनाया था, कंट्री यूएसए की अलग बनाया था फूड कंजम्पशन डेटा, राइट। अब हम लोग एक एक और डेटा फ्रेम बना रहे हैं बेल्जियम एंड यूएसए, जिसके अंदर दोनों का डेटा होगा। अब वो दोनों का डेटा डालने के लिए हम कैसा करेंगे, फूड कंजम्पशन कंट्री इक्वल टू बेल्जियम, और ये देखिए और का साइन ये है, और फूड कंजम्पशन कंट्री इक्वल टू यूएसए। तो यूएसए का भी फूड कंजम्पशन चाहिए या नहीं तो बेल्जियम का, जहां पे भी फूड कंजम्पशन कंट्री जो है बेल्जियम हो या कंट्री यूएसए हो, वो सारा हमें डेटा दे दो। तो वो डेटा हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ से निकाल के हम बेल्जियम एंड यूएसए में डाल देंगे। तो अब अगर आप बेल्जियम एंड यूएसए इसको इसको इतना पार्ट रन करते हो, तो हमें दिखेगा कि डेटा फ्रेम ऐसा आया है जिसके अंदर सिर्फ यूएसए और बेल्जियम का डेटा हमें मिला, बाकी कोई नहीं मिला, राइट, क्योंकि हमने वो लगाया था कंडीशन। ओके, अब उनको क्या चाहिए, सेकंड पार्ट, ग्रुप द सबसेटेड डेटा बाय कंट्री। तो मतलब उन्होंने कहा है कि भाई ग्रुप बाय करो पहले तो, कि डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय डेटा बाय कंट्री, उन्होंने कहा है बाय कंट्री करो, तो ऑटोमेटिकली आप ब्रैकेट में कंट्री डाल दोगे। एंड सेलेक्ट ओनली द कंजम्पशन कॉलम, तो सेलेक्ट कौन सा कॉलम करोगे आप, कंजम्पशन कॉलम, उस पे हमें काम करना है। ग्रुप बाय कंट्री, सेलेक्ट कंजम्पशन कॉलम, डॉट, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द किलोग्राम्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड पर पर्सन पर ईयर। चलिए, तो बेसिकली उनका क्या है, उनका सिर्फ क्वेश्चन क्या है, ये जो कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन क्यों हमें मीन भी चाहिए और मीडियन भी चाहिए। वही जो हम लोगों ने पिछले इसमें किया था, पिछले क्वेश्चन में जो किया था वो एग्जैक्टली हम लोग इसमें भी वही कर रहे हैं, बट शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने काफी लंबा उसको किया था, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाई कर दिया कंट्री वाइज और डॉट एजीजी फंक्शन यूज कर दिया। एजीजी फंक्शन क्या, हमें क्योंकि दो चीजें चाहिए तो हम लिस्ट में पास करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एनपी डॉट मीन और एनपी डॉट मीडियन। ठीक है, इस तरह से करने से तकरीबन वही सेम चीज आएगी जो पिछली बार हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, बट फॉर्मेटेड। पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चन में वो आया तो था डेटा, लेकिन मतलब इस तरह से फॉर्मेटेड नहीं आया था। अभी हम लोग देख सकते हैं कि एक टेबल बना, कंट्री बेल्जियम है, यूएसए, मीन उसका, मीडियन उसका, सब कुछ दिखा रहा है। नोटिस करिए कि दोनों का मीन और मीडियन काफी अलग अलग है। मीन 42 है तो मीडियन है 12, इसका 44 है तो मीडियन है 14। तो ये शायद लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, तभी इतना ज्यादा फर्क है। अगर सेंटर्ड ओरिएंटेड होते तो जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो दोनों करीब करीब होते हैं, बट ये या तो राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। अब देख लेंगे कि वो राइट है क्या लेफ्ट है, शायद यहाँ पे प्लॉट से पता लग जाएगा हम लोगों को। चलिए, ओके, नहीं यहाँ पे ये लोग एक्चुअली राइस का आप करा रहे हैं, वो हम लोग कुछ और देखे थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि भाई पहले तो आप इंपोर्ट करो मैटप्लॉटलिब, ओके, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एसपीएलटी, फिर सबसेट फूड कंजम्पशन टू गेट द रोज वेयर फूड कैटेगरी इज राइस। जहां पे भी फूड कैटेगरी राइस हो, सिर्फ वही रोज हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फूड कंजम्पशन का फूड कैटेगरी कॉलम खोलेंगे, उसमें वो जहां जहां पे इक्वल टू राइस होगा वही हमें चाहिए, रिटर्न करिए, कंडीशन ये लगा दिया हम लोगों ने। अब वो अगर फूड कंजम्पशन को वापस अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे वो ट्रू होगा वो रोज सारे आ जाएंगे और हम सेव कर लेंगे राइस कंजम्पशन। तो अब ये डेटा फ्रेम बन गया, वो सारे रोज which has food category equal to rice. Now histograms ये करना है, प्लॉट करना है, वो किस तरह से करेंगे, plt डॉट हिस्ट एक तरीका है, या नहीं तो आप डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट इन ब्रैकेट काइंड इज इक्वल टू हिस्ट, वो भी कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। मतलब देयर आर सो मेनी वेज टू प्लॉट, वी हैव लर्न ऑल टू और थ्री वॉट एवर। तो मुझे ये आसान लगता है तो मैंने ये किया, plt डॉट हिस्ट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी रो का जो भी कॉलम का हमें हिस्टोग्राम करना है वो हम डाल देंगे। तो सीधा सीधा मैंने डाल दिया राइस कंजम्पशन का CO2 एमिशन, क्योंकि उन्होंने यही कहा था, क्रिएट अ हिस्टोग्राम फॉर CO2 एमिशन फॉर राइस, मतलब सिर्फ राइस के लिए चाहिए, सारे डेटा का फूड कंजम्पशन के लिए हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ राइस कंजम्पशन जो हम लोगों ने अभी अभी डेटा फ्रेम बनाया उसका CO2 एमिशन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर ये आप रन करोगे तो आपको एक प्लॉट दिखेगा जिसके अंदर राइस कंजम्पशन का CO2 एमिशन प्लॉट होके आएगा, ये देखिए। एंड एज वी कैन सी इट इज राइट ओरिएंटेड, टेल किस साइड पे है, राइट की तरफ, तो राइट ओरिएंटेड, राइट स्क्यूड, राइट। और ये जब भी इस तरह के स्क्यूड होते हैं तो उनका मीन और मीडियन अलग अलग होता है, काफी दूर दूर होता है।
फर्क होता है दोनों में। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अब हम लोग देखेंगे कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन वही आ गया इनका कि भाई टेक अ लुक एट द हिस्टोग्राम एंड टेल अस कि क्या शेप इसका लग रहा है। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया, इट्स लुकिंग एज अ राइट स्क्यूड, क्योंकि टेल राइट की तरफ है। थर्ड, यूज एजीजी टू कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, राइस कंजम्पशन का CO2 एमिशन कॉलम डॉट एजीजी यूज करेंगे। उस एजीजी फंक्शन के अंदर उनको दो चाहिए, तो दो अगर चाहिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एज ए लिस्ट हम पास करेंगे दो आइटम्स। अगर दो आइटम ही एक ही होता तो हम सिर्फ एक नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर ही दे सकते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि दो आइटम्स हैं तो हम लोग उसको एज ए लिस्ट पास करेंगे, एनपी डॉट मीन कॉमा एनपी डॉट मीडियन। इस तरह से अगर आप पास करोगे तो आपको राइस कंजम्पशन का CO2 एमिशन के दोनों चीज मिल जाएंगे, मीन और मीडियन। तो यहाँ देखिए नीचे मीन और मीडियन आपके सामने आ गया। चलिए, फोर्थ पार्ट क्या है कि भाई अब ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप नोटिस कर सकते हो कि इसका मीन और मीडियन कितना अलग अलग है। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दोनों काफी दूर दूर है। तो इस सूरत में आपको क्या देखना बेहतर रहेगा, क्या मीन देखना बेहतर रहेगा या मीडियन? जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड होते हैं तो इनका मीडियन देखना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मीन जो है ना, ये टेल की वजह से टेल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा हम लोगों को फायदेमंद नहीं देता। ये सारे बेसिकली आउटलायर्स इन्हें कहेंगे इनको, मतलब ये या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लो या एक्स्ट्रा लो कह लो या जो भी कह लो, कि भाई ये थोड़े हैं, चंद लोग हैं, लेकिन उनके वजह से जो हमारा मैक्सिमम डेटा है वो ऐसा लगता है कि उनकी तरफ गया हो, तो हमें वो नहीं चाहिए। मेजर डेटा हमारा इस साइड पे है। तो मीडियन इज द बेस्ट आंसर। तो मीडियन इज 15। ठीक है, तो ये दैट इज द आंसर। ओके, मेजर्स ऑफ स्प्रेड। जैसा कि नेम कहता है कि मेजर्स ऑफ स्प्रेड क्या किसे कहते हैं, जो आपका स्प्रेड है डेटा का। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि भी एक होता है राइट ओरिएंटेड, एक होता है लेफ्ट ओरिएंटेड, एक होता है सेंटर ओरिएंटेड। चलिए, सेंटर ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभार डेटा ज्यादा बीच की तरफ होता है, राइट और लेफ्ट की तरफ कोई टेल नहीं होती, या छोटे छोटे बिल्डिंग्स कोई नहीं होते, सिर्फ बीच में ही होते हैं, ज्यादातर बीच में, जैसे कि नीचे। और कुछ केसेस में क्या होता है, बीच में तो होते ही होते हैं, थोड़ा राइट की तरफ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ, और थोड़े राइट की तरफ, और थोड़ा लेफ्ट की तरफ। मतलब राइट की तरफ ज्यादा और लेफ्ट की तरफ ज्यादा जब होते हैं तो काफी स्प्रेड आउट आपको डेटा दिखता है। तो इसे कहते हैं स्प्रेड, मतलब ज्यादा स्प्रेड। तो उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर इनका हम लोगों को देखना है, कैलकुलेशन निकालना है कि कितना स्प्रेड है डेटा में, तो वो दो तीन तरीके हैं। एक तो पहला तो है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे कहता है? वेरिएंस कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू द एंड्स। जो भी हमारा डेटा है वो कितना दूर है मीन से। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का, जो वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो क्या है, कि जो भी आपका डेटा है उसको आप मीन से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और उसको स्क्वायर कर दोगे। जो भी आपका डिस्टेंस है फ्रॉम मीन, उसको स्क्वायर करोगे, और जो भी आएगा वो आंसर, वो आपका वेरिएंस होगा। अब क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो सारी यूनिट्स भी स्क्वायर्ड होंगे, और ये कुछ लोगों में वेरिएंस देखना ज्यादा अच्छा बनता है। बट आजकल जो लोग यूज करते हैं वो ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन वही सेम चीज है जो वेरिएंस है, बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्यों? अभी हम लोगों ने वेरिएंस में क्या किया था, स्क्वायर किया था, वही नंबर का जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो जो यूनिट बनेगा वो नॉर्मल यूनिट होगा, नॉट स्क्वायर्ड यूनिट। और डेटा भी, जो जो भी नंबर आएगा वो बेसिकली एक ऐसा नंबर होगा जो कि सिंपल है, समझने के लिए आसान है, और ज्यादा कॉमनली वाइडली यूज्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, एक और थर्ड है कि मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो भी मीन है, मीन से जो भी पॉइंट्स हैं आपके डेटा में, उसका एक्चुअल डिस्टेंस, नॉट स्क्वेयर्ड बट एक्चुअल डिस्टेंस, जो भी आपका मतलब दूर है, तो दूर से लेकर मीन से वो कितना दूर है, वो जो भी डिस्टेंस निकलता है वो एक्चुअल निकालेगा। आखिर में उसका जो एवरेज निकालोगे तो आप बेसिकली जो भी डिविएशन है उसका एग्जैक्ट क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है ना, वो आपको मेजर करके दिखा देगा मीन एब्सोल्यूट डिविएशन में। दिस इज ऑल्सो वन वे, वन मेथड।
बट होता क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि स्क्वायर करके डिस्टेंस फिर स्क्वायर रूट निकालता है। जब स्क्वायर आप किसी चीज को करते हो, अगर आपका मतलब ज्यादा डेटा दूर है और उसको स्क्वायर करोगे तो क्योंकि थोड़ा दूर होगा तो स्क्वायर करने से और दूर हो जाएगा वो, है ना। तो इट्स पीनलाइजिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड मीन एब्सोल्यूट डिविएशन जो है ना, वो क्या करता है, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस रखता है, उसको पीनलाइज नहीं करता, स्क्वायर नहीं करता। जब स्क्वायर नहीं करता तो जितना है उतना ही रहेगा, एज इट इज जो भी डेटा है वो आपको दिखा देगा। ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई जो भी दूर डेटा है उसको आप थोड़ा ज्यादा पिनलाइज करो ताकि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब बेसिकली वो एक तरीका है नंबर्स कैलकुलेट करने का, कि जहाँ पे डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा स्प्रेड बढ़ के नंबर ज्यादा बड़ा हुआ आएगा। और जितना स्टैंडर्ड डिविएशन का नंबर बड़ा होगा उसका मतलब ये है कि आपका ये भी ज्यादा है, क्या कहते हैं, स्प्रेड ज्यादा है। ओके, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो उतना स्प्रेड कम हो। चलिए, अच्छा स्लाइड्स नहीं हुए थे शायद अभी। चलिए, ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन वर्सेस मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट मीन। मीन एब्सोल्यूट डिविएशन ज्यादा यूज नहीं होता नॉर्मली मैथमेटिकल इसमें। चलिए, तो जिस तरह का डेटा अगर हमारे पास है, मान के चलिए बार से कई सारे, जैसे कि हमने शुरू में देखा था इस तरह के, समझ जाइए कि चलिए कोई भी आप ग्राफ ले लीजिए, प्लॉट, जिसके अंदर शुरू में कुछ होते हैं 25% पे जाके कुछ बार्स होते हैं, 50% पे भी कुछ डेटा होता है, 75% पे होता है, फिर लास्ट में 100% पे डेटा होता है। स्प्रेड अगर आप करोगे, उसको डिवाइड करोगे क्वार्टर्स में, तो उसे कहते हैं क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वांटाइल्स खेत होता, क्वांटाइल्स क्या कहते हैं, बेसिकली सारा जो डेटा है उसको आप अगर डिवाइड करते हो 25% या 20%, 30%, 40%, कोई भी आप डिवीजन दे दोगे, और उतने परसेंट ऑफ डेटा, उसमें उतने परसेंट में कितना डेटा है क्या है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये क्वांटाइल ज्यादा काम में आएगा। तो अगर आप उसको चार हिस्सों में करते हो, मतलब 25%, 50%, 75% और 100%, तो उसे कहते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टर्स, क्वार्टर्स से क्वार्टाइल्स, तो चार क्वार्टर्स होते हैं। तो ये वाइडली यूज तरीका क्वार्टाइल्स का है। वैसे ही, अच्छा, क्वांटाइल 0.5, जो इनका जो सिंटैक्स है वो ये है, np डॉट क्वांटाइल इन ब्रैकेट, आप जो भी कॉलम देना चाहते हो कॉलम दे दो, उसको डिवाइड कर दो जहां जहां पे भी आपको डिवाइडर लगाना है। तो डिवाइडर हम बेसिकली यहाँ पे अब एक तरह से लगा रहे हैं 0.5 पे। तो जब 0.5 पे लगा दोगे तो वो क्या करेगा, जो आपका डेटा है उसका बिल्कुल आधा 50% पे जो भी आइटम होगा वो निकाल के दे देगा। अच्छा, जो सेंटर का डेटा जो होता है वो क्या होता है, इन अदर वर्ड्स मीडियन भी होता है। तो 0.5 क्वांटाइल बेसिकली इज मीडियन आल्सो एट द सेम टाइम। वैसे ही हम लोग इस केस में और भी दूसरी चीजें कर सकते हैं, जैसे 0.54 कर लो, 0.2 कर लो, मतलब 20% पे कौन सा डेटा है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 100 नंबर्स है, ठीक है, 100 नंबर्स का 0.2 आप करते हो तो 20th नंबर पे जो भी नंबर होगा वो आपको दे देगा। ओके, तो वैसे ही क्वार्टाइल्स में भी क्या है, 25%, 50%, और इसका भी तरीका यही है, एनपी डॉट क्वांटाइल आप करते हो और कॉलम प्रोवाइड करते हो। उसके बाद आपको जैसे कि एक एक एलिमेंट चाहिए तो आप एक ही नंबर पास कर दोगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर्स चाहिए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे दोगे। यहाँ पे आप जितने भी दे दोगे उतने नंबर्स के वो डेटा देगा। जैसे इस केस में हमने दिया है 0, तो 0 पे जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डेटा वो आपको दे देगा फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली। तो 1.9 पे आपका स्टार्ट हो रहा है तो वो दे दिया उसने। 0.5, 25% पे डेटा क्या है, क्या नंबर चल रहा है, वो 7.85, ठीक है। 50% पे क्या है, 10.1। 75% पे ये 100%, मतलब 100 डेटा आपका टोटल 19.9 तक है, तो वो आपको 100% वो यहाँ तक है। लास्ट जो आपका आइटम है, एलिमेंट है बेसिकली डेटा का, वो 19। ओके, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बॉक्स प्लॉट पे अच्छे तरीके से। बॉक्स प्लॉट इज वाइडली यूज्ड। बॉक्स प्लॉट में होता क्या है, अक्सर जो डेटा क्योंकि बीच में होता है तो वो क्या करते हैं, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं बीच में, फ्रॉम Q1 to Q3। ठीक है, Q1 से लेकर Q3 तक।
तो ये 25% तक यहाँ पे होगा और 75% तक यहाँ होगा। सबसे ज्यादा 25% और 75% के बीच में जो डेटा रहेगा वो ये है। और 50% पे लाइन एक आती है जो है मीडियन, ये हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट पढ़ा था पिछली बार। उसके अलावा ओके, इसमें जो ये ऊपर की लाइन होते हैं वो क्या होता है, तो वो टेक्निकली आप सोचोगे कि भाई ये तो शायद फर्स्ट 25% ऑफ डेटा है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये 25% का भी अक्सर हिस्सा होता है। इसके अलावा कभी कभार एक आध डॉट्स ऊपर रह जाता है, तो ये तकरीबन 98-99% ऑफ डेटा इसी में होता है। कभी कभार 100% भी डेटा होता है, बट कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो आउटलायर्स कहते हैं, वो डॉट्स बाहर आते हैं कभी यहाँ से या कभी ऊपर से। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वांटाइल का जो है तरीका एक और है कि अगर हम लोगों को क्वांटाइल्स कई सारे नंबर्स हमें चाहिए, सिर्फ 25% का नहीं, 20%, 40%, 60%, 80% इस तरह का डेटा चाहिए, तो हम लोग पास कर सकते हैं इस तरह से सीरीज में। जो अभी हम लोगों ने देखा था, हमने पहले क्या पास किया था, 0.25 पास किया था, यहाँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0, तो इस तरह से करेंगे तो हमें ये 20% का डेटा है, ये 40% है, ये 60% है, 80% है। सॉरी, जीरो से स्टार्टिंग, 0, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। वही हम लोग ये चीज जो आप अभी यहाँ पे कर रहे थे, 0, 0.2, 0.4, ये क्या है, बेसिकली एक सीरीज बनी हुई है ना। तो ये सब लिखने की जगह हम लोग एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, np.linspace। लिनस्पेस में आप लगा दो स्टार्टिंग नंबर, स्टॉपिंग नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग नंबर हो गया हमारा 0, स्टॉपिंग नंबर हो गया 1। इसमें हमें पार्ट्स कितने चाहिए, डिवीजन कितने चाहिए, आप देखिए, एक डिवीजन, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिवीजन हम लोगों को चाहिए। तो आप यहाँ 5 डाल दोगे, तो 5 डाल दोगे तो अपने आप ही वो दिखा देगा 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स। देखिए टेक्निकली यहाँ पे 6 है, इस सूरत में अगर आप देखोगे तो 6 है, लेकिन इन्होंने क्योंकि 5 डाला तो यहाँ पे 5 नंबर्स उसके प्रिंट होके आ गए। अच्छा, 5 नंबर्स मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मतलब ये 0 है, तो ये 0.25 है, ये 0.5 है, ये 0.75 है, और ये 1 है। तो ये 5 आप डिवीजन करते हो, तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 भी तो है ना, तो 0 से लेकर 1 तक। तो आपको बेसिकली 25%, 25%, 20, ये क्वार्टाइल्स ही प्रिंट हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्वार्टाइल्स प्रिंट हुआ है, नॉट दिस। अगर हमें चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 डालते हैं आखिर में। देखो कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, तो 6 डाला। ओके, जो बॉक्स प्लॉट, आई क्यू आर किसे कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था जब हमने बॉक्स प्लॉट किया था। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता क्या है कि जहां से Q3 से लेकर Q1 तक जो डेटा है, जिसमें ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे तो बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन अक्सर जिस तरह मैंने आपको डेटा बताया कि जब सेंटर ओरिएंटेड डेटा होता है वो बीच में होता है अक्सर ज्यादा। तो Q1 से लेकर आप Q3 तक देखोगे, 25% से लेकर 75% के बीच में आप देखोगे, तो वो हमारा है IQR, जो मेन डेटा, जो जिससे हम लोगों का जो भी कैलकुलेशन है उस पर कम ज्यादा जो भी फर्क पड़ना है वो उसी से फर्क पड़ेगा। तो ये मेन डेटा इसी के बीच में होता है। तो IQR काउंट करने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली जो भी 75% का जो भी अमाउंट है वो माइनस 25% का अमाउंट वो करोगे, तो आपको डेटा, आपको IQR मिलेगा। इस केस में 5.9 आया। इसका एक और तरीका है अकाउंट करने का, अगर आप स्काइपी डॉट स्टैट्स लेते हो, इंपोर्ट IQR करते हो, IQR को पास करते हो, अगर जो भी कॉलम है तो भी आप निकाल सकते हो। बट इजी तरीका यही है कि आप Q3 माइनस Q1 कर लोगे तो सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा। IQR, ओके, आउटलायर्स, आउटलायर्स किसे कहते हैं, जो हम मैंने कहा था ना कि ये जो रेंज है ये बेसिकली 25% से पहले वाली और 75% के बाद वाली। इसके अलावा भी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि कट ऑफ टू आउटलायर कहते हैं। इसके बाद जो भी आता है वो मतलब एक इक्का दुक्का ही होंगे चीजें, कभी कभार एक डॉट इधर हो गया, एक डॉट उधर हो गया, 2 डॉट हो गए, तो वो आउटलायर्स कहते हैं, जो कि वो बिल्कुल हमारे जो मेन डेटा है उससे बहुत दूर, बहुत बाहर, यू नो, तो उन्हें आउटलायर्स कहते हैं।
आउटलायर्स को काउंट करने का तरीका क्या है कि जो भी 1.5 टाइम्स IQR, ठीक है, 1.5 टाइम्स IQR किसे कहेंगे, जो भी आपका ये IQR है उसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 टाइम्स, ठीक है। उतना Q1 से पहले और उतना Q3 के बाद अगर आप देखोगे तो ये आउटलायर्स का कट ऑफ लाइन है। इतने के अंदर अगर कोई डेटा है तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन इसके बाहर है तो उसे हम कहेंगे आउटलायर्स। तो जैसे कि डेटा लेस देन Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, या Q3 डेटा ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। तो IQR जो 1.5, वो जो अभी मैंने लाइन बताई थी उससे Q3 से ज्यादा 1.5 टाइम्स IQR, उससे भी ज्यादा दूर है तो ये आउटलायर्स कहेंगे, या नहीं तो लेस है तो भी आउटलायर्स कहेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि भाई जो आपका 25% था वो डेटा ले लिया, -1.5 टाइम्स IQR किया, लोअर थ्रेशोल्ड बना ली, फिर वही 0.75 टाइम्स 0.75% का जो भी कैलकुलेशन था आपका वो क्वार्टाइल, वो देख लिया, और 1.5 टाइम्स IQR कर लिया, उसको ऐड कर दिया और अपर थ्रेशोल्ड बना दी। अब इसके ऊपर या इसके नीचे अगर कुछ होगा तो वो होगा आउटलायर। तो अब ये देख रहे हैं कि भाई क्या लेस देन लोअर थ्रेशोल्ड है या ग्रेटर देन अपर थ्रेशोल्ड है, कोई ऐसे आइटम है क्या? तो हाँ निकले, एक दो चार तो निकले यहाँ पे। तो ये सब जो है ना ये आउटलायर्स है। वैसे अगर हम लोग अपने एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे एक डिस्क्राइब मेथड भी आप यूज कर सकते हो आपके इसमें। डिस्क्राइब मेथड भी काफी अच्छा है कि जो भी आप कॉलम के ऊपर आप डॉट डिस्क्राइब लगा दो कि वो अपने आप ही उस कॉलम का काउंट, मीन, मीडियन, मोड सब कुछ दिखा देगा। 25%, 50%, 75%, मोड नहीं है सॉरी, लेकिन ये परसेंटाइल भी है, सारे आ गए, मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया। मिनिमम तो हो गया 0 ना, तो 0% इज मिनिमम, मैक्सिमम है 665 और दैट इज 100% बेसिकली। उसके बीच में 25, 50, 75%। चलिए, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, विल गो बैक टू आवर प्रॉब्लम्स। अब वो क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स ऑफ CO2 एमिशन कॉलम ऑफ फूड कंजम्पशन। फूड कंजम्पशन का आपको पूरे क्वार्टाइल्स चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कि सबसे मिनिमम आपके पास डेटा क्या है, उसका 25%, उसका 50%, 75%, और उसके बाद लास्ट में सबसे मैक्सिमम आइटम। तो इस तरह से वो करते हैं। क्या क्या, एनपी डॉट क्वांटाइल, कॉलम नेम दे दिया, कॉमा, आपको कितने पार्ट्स उसके चाहिए वो भी आप दे दोगे, तो इस तरह से वो दे। नेक्स्ट, उनको चाहिए कि भाई आप 6 क्वांटाइल्स में उसको स्प्लिट करो डेटा, मतलब 5 पीसेस। तो 6 क्वांटाइल्स मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो एनपी डॉट लिनस्पेस यूज कर दो 0 से लेकर 1, ये आसान तरीका है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इन स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाओगे 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, ये भी 6 हो गए ना, तो वही सेम चीज। अगेन 11 कॉन्टाइल्स, 11 कॉन्टाइल्स मतलब 10 पीसेस करना है आपको। तो या तो आप सीधा सीधा वही लिन स्पेस 11 लगा दोगे, या नहीं तो आप 1100 डिवाइड बाई 11 कितना होता है, शायद 9 समथिंग, बता नहीं। तो वो बिल्कुल इसमें आएगा, क्या नाम है, डेसिमल नंबर्स में। तो आप उसको लिस्ट वाइज तो आप दे भी नहीं सकते उसको, दैट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। तो इससे अच्छा है एनपी डॉट लिन स्पेस कर दो 0, 1, 11। तो ये खुद ब खुद वो जो भी आइटम्स है वो दिखा देगा। अगर आप इतना इतना रन करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि वो कौन से नंबर्स पे वो डिविजन्स बना रहा है। जो भी मैं आपको बोल रहा था ना कि डिवाइड ना 0.9। चलो ये जो भी है इसने, हाँ ये है ना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अच्छा, हाँ तो 11 मतलब 10 हिस्से हो गए ना, तो टेक्निकली 10, 20, 30, 40 इस तरह से किए। ओके यार, दैट मेक सेंस। चलिए, नाउ सेकंड प्रॉब्लम। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस। वेरिएंस मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ऑफ समथिंग, स्क्वायर ऑफ द मेजरमेंट फ्रॉम डिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड डिविएशन उसी का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस निकालने के लिए जो तरीका यूज होता है वो है एनपी डॉट वार, इससे वेरिएंस निकलता है, या नहीं तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए एनपी डॉट एसटीडी। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सिर्फ यही नहीं, ऑफ CO2 emission फॉर ईच फूड कैटेगरी बाय ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग।
तो चलिए, अगर सीधा सीधा वो होता कि सिर्फ वेरिएंस निकालना है तो हम एनपीवीआर को दे देते सीधा सीधा एक कॉलम जो हमें चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा पहले ग्रुप करो, ग्रुप बाई करो कैटेगरी वाइज। तो हम करेंगे डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाई, इन ब्रैकेट हमारा जो भी कॉलम है जिससे हम ग्रुप करना चाह रहे हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जिसका हमें डेटा चाहिए, सेलेक्ट क्या कर रहे हैं हम, हमें क्या चाहिए, इनको CO2 एमिशन का वेरिएंस चाहिए और स्टैंडर्ड डिवीएशन चाहिए ना। तो हम डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में CO2 एमिशन, उसके ऊपर डॉट एजीजी फंक्शन। दो आइटम्स चाहिए, एनपी बार और एनपी डॉट एसटीडी, इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पास करें। अगर एक होता तो हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, दो है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट एनपी बार एसटीडी। इंपोर्ट कह रहे हैं कि इंपोर्ट करो एनपी मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, तो वो सीधे सीधे हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्रिएट अ हिस्टोग्राम। अगेन आपका आपकी मर्जी है कि आप हिस्टोग्राम किस तरह से बनाए, या तो आप डी एफ डेटा फ्रेम डॉट हिस्टोग्राम, सॉरी डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट इन ब्रैकेट काइंड इज इक्वल टू हिस्ट, वो भी कर सकते हो तरीका, या नहीं तो PLT डॉट हिस्ट, इस तरह से कर लो जैसा आपको ठीक लगे। मुझे ये अच्छा लगता है। और इन्होंने कहा कि फॉर द बी फूड कैटेगरी, सिर्फ बी फूड कैटेगरी में चाहिए, फूड कंजम्पशन का सारा फूड कैटेगरी कॉलम नहीं चाहिए, उसके अंदर जहां पे भी फूड कैटेगरी इक्वल टू बीफ है वही चाहिए। तो उसका CO2 एमिशन चाहिए। अच्छा, अगर जहां जहां पे बीफ है वो किस तरह से करेंगे हम लोग, तो हम तो कर दिए फूड कंजम्पशन फूड कैटेगरी इक्वल टू बीफ। इतना करने से क्या होता है, इतना करने से हमें एक फूड कंजम्पशन का वो क्या करेगा, फूड कैटेगरी कॉलम खोल लेगा और देखेगा कहाँ कहाँ पे बीफ है। तो वो देखेगा, सब जगह देखेगा आप ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से आ रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फूड कंजम्पशन पे उसको पास करना है। तो ये अगर टोटली इसको पास करोगे तो वो फिर क्या करेगा, जहां पे भी फूड कैटेगरी इक्वल टू बीफ है सिर्फ उसी के रोल देगा। तो इस तरह से, चलिए ये सारे रोज तो आ गए, लेकिन हमें ये सारे रोज चाहिए क्या। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि भाई हिस्टोग्राम फॉर CO2 एमिशन ओनली, सिर्फ CO2 एमिशन का चाहिए हमें, ये कॉलम चाहिए CO2 एमिशन। तो सिर्फ ये कॉलम निकालना है तो क्या करेंगे, तो ये तो सारा हम जितना मैंने सेलेक्ट किया, ये तो डेटा फ्रेम आ गया ये वाला, लेकिन उस डेटा फ्रेम का CO2 एमिशन कॉलम, तो आगे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में CO2 एमिशन लगा दूंगा, तो उसका ये कॉलम मिल जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इतना क्या है, बेसिकली डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का CO2 एमिशन कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से करूंगा, तो ये अगर अब ये पूरा मैं रन करूंगा तो हमें CO2 एमिशन कॉलम ही उसका आएगा, इस डेटा फ्रेम का ये वाला कॉलम। देखिए, लास्ट वाला कॉलम आ गया। चलिए, अब ये कॉलम को हम हिस्ट को दे रहे हैं तो हिस्टोग्राम खुद ब खुद प्लॉट हो जाएगा, PLT डॉट शो। और वैसे ही सेम चीज हम करेंगे एक्स के लिए। वो कह रहे हैं कि एक्स के लिए भी तो फूड कैटेगरी इक्वल टू एक्स, उसका CO2 एमिशन देख लो। तो पहले केस में बीफ का आ गया, दूसरे केस में एक्स का आ गया। अभी आप रन करोगे तो आप देखोगे, ये पहला वाला है बीफ के लिए और दूसरा वाला है एक्स के लिए। एक्चुअली नहीं, ये एक्स के लिए ये है, ये जो ये आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं, वेरी स्मॉल, या दैट्स फॉर द एक्स। तो बेसिकली एक्स का CO2 एमिशन बहुत कम है, तो वो बिल्कुल बारीक से जो बने हैं ना यहाँ पे, ये वो है। तो या दैट्स इट। ओके, चलिए आई क्यू आर जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आइटम्स है 75% से लेके 25% के बीच में है उसे कहते हैं IQR। और IQR को काउंट कैसे करते हैं, 75% माइनस 25% कर दो, वो आ जाएगा IQR। तो अभी वो कह रहे हैं पहले तो कि भाई कैलकुलेट द टोटल CO2 एमिशन पर कंट्री बाय ग्रुपिंग बाय कंट्री एंड टेकिंग द सम ऑफ CO2 एमिशन। कि आप हर कंट्री का CO2 एमिशन देखो। तो वो किस तरह से करेंगे हम लोग, फूड कंजम्पशन डॉट ग्रुप बाय कंट्री से करेंगे। और हमें चाहिए क्या, CO2 एमिशन, और हर कंट्री का हमें CO2 एमिशन का सम चाहिए, डॉट सम लगा देंगे हम आगे। अब आप इसको रन करोगे तो अपने आप दिख जाएगा कि हर कंट्री का CO2 एमिशन कितना कितना है, टोटल टोटल सम आ गया। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट है कि भाई कंप्यूट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ द एमिशन बाय कंट्री। कि ये एमिशन बाय जो कंट्री हम लोगों ने निकाली अभी अभी, ये सब डेटा जो निकाला,
ठीक है, हर कंट्री का CO2 एमिशन, इसका 0.25% मतलब 25% और 75%। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? सबसे कम क्या है? 225 सबसे कम लग रहा है ना, ये शायद सबसे कम होगा। ठीक है, वट एवर इट इज, सबसे ज्यादा क्या है? यार यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिख रहा, बट आप समझ जाइए कि शायद ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। 2172 यहाँ दिख रहा है ना, अर्जेंटीना सबसे ज्यादा दिख रहा है इसमें। तो शायद ये 100%, पता नहीं। तो एनीवेज, तो हम 25% काउंट कैसे करते हैं इसको? हम काउंट करेंगे np डॉट क्वांटाइल फंक्शन यूज करके, और हम देंगे उसको जो भी हमें कॉलम चाहिए या जो डेटा पे हम लोग 25%, वो इस केस में हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉलम देने की जरूरत नहीं है, वो डेटा फ्रेम ही बना हुआ है एज अ कॉलम, तो वो हमारे पास है। उसका 0.25 हम दे देंगे उसको, तो वो 25% दे देगा। वैसे ही 75% के लिए ये वाला। तो हमने सेव कर लिया Q1 में और Q3 में। अब इसको आप रन करोगे। अच्छा, आई क्यू आर भी कैलकुलेट करके रख लिया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड स्टोर इट एज आई क्यू आर। आई क्यू आर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, Q3 माइनस Q1, Q3 से लेकर Q1 के बीच में जितना भी जो भी वैल्यू होगी वो होगी आई क्यू आर। तो Q3 माइनस Q1 कर दोगे तो आई क्यू आर मिल जाएगा। नाउ इफ यू रन दिस, विल सी के Q1 क्या है हमारे डेटा का? वो है 446। ओके, 25% हमारा 446 है। और Q3 क्या है? 1111। ठीक है। और आई क्यू आर क्या बना इस तरह से? Q3 माइनस Q1, तो दैट इज अराउंड 600। ओके, या तो दैट इज आई क्यू आर हमारा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो आई क्यू आर है, 664। चलिए, थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द लोअर एंड अपर कट ऑफ। कट ऑफ क्या है? ये वाली लाइंस, ये है अपर कट ऑफ और ये है लोअर कट ऑफ। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप इंटर क्वार्टाइल रेंज को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, तो आपको मिल जाएगा। अगर उसको ऐड कर दोगे, Q3 से ऐड कर दोगे, आपको दिखेगा अपर आउटलायर कट ऑफ, ये वाली लाइन। और Q1 से माइनस कर दोगे तो लोअर कट ऑफ मिल जाएगा, ये वाली लाइन। ठीक है, तो जिस तरह की अब हम देखेंगे, तो ये तो पार्ट यहां तक किया था। लोअर करने के लिए हम क्या करेंगे? Q1 माइनस 1.5 टाइम्स आई क्यू आर। तो Q1, ये Q1 ये वाली लाइन, माइनस 1.5 टाइम्स आई क्यू आर, ये उससे हमें ये मिल गया। तो दिस इज लोअर। ओके, नाउ दिस इज लोअर। वैसे ही अपर के लिए Q3 ये वाला प्लस 1.5 टाइम्स आई क्यू आर, ये। ठीक है, तो इक्वल टू दिस लाइन अपर। तो हमारे पास आ गए, लोअर भी आ गए, अपर भी आ गए। चलो, अब इसके बाहर कुछ भी होगा, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, तो वो क्या होंगे? उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? आउटलायर्स कहेंगे। ये तो कट ऑफ हो गया ना, इसके आगे जो भी होंगे वो आउटलायर्स। यहाँ पे ये आउटलायर्स और यहाँ पे ये आउटलायर्स। तो चलिए, अब फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि आउटलायर्स भी देखेंगे। सबसेट द एमिशन बाय कंट्री टू गेट कंट्रीज ऑफ टोटल एमिशन ग्रेटर देन अपर और लोअर देन। तो मतलब बेसिकली आउटलायर्स काउंट करो। आउटलायर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कि पहले तो हम देंगे एमिशंस बाय कंट्री, जो हमारा डेटा फ्रेम, जो हमारा टेबल है, उससे लोअर कौन है कंट्रीज में, देख लो या नहीं, और उससे अपर कौन है। ठीक है, तो क्या कोई कंट्रीज एमिशंस बाय कंट्रीज से अपर है क्या? इतना पार्ट रन करके देखो। सॉरी, पहले यहाँ देख लेते हैं, एमिशंस बाय कंट्रीज से लोअर कोई है क्या? कंपेयर करो, तो हमें क्या मिला? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सब फॉल्स ही आया। ओके, एमिशंस कंट्रीज से अपर कोई है क्या? वो कैलकुलेट करो। यहाँ पे भी फॉल्स है, सिवाय एक ट्रू आया। अर्जेंटीना शायद अपर से भी ज्यादा है, तो ट्रू आ गया। चलिए, तो एनीवेज, जहां यहाँ पे भी कोई ट्रू है या यहाँ पे भी कोई है ट्रू है, तो वो दोनों से और लगा देगा और देख के वो दे देगा एमिशंस बाय कंट्री को। हम लोग यहाँ दे रहे हैं, दे के हम निकालेंगे रोज कि एक्चुअल कौन से जगह पे ट्रू है ये वैल्यू। तो अब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो आउटलायर्स हमारा जो बना है वो है सिर्फ एक ही, अर्जेंटीना। जो अभी हम लोग देखे थे ना, जहां पे ट्रू था वो एक ही रो आई वापस, वो ये वैल्यू। तो हमारा आउटलायर एक ही कंट्री, अर्जेंटीना, जो अपर से ज्यादा है। लोअर से कम कोई भी नहीं है, अपर से ज्यादा एक ही वैल्यू है, वो ये। चलिए, तो ये हो गया इस तरह से आउटलायर्स निकालने का आई क्यू आर से। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई थिंक ये कोर्स यहाँ पे खत्म होता है।
All right, we'll look at the second chapter next class में. All right, चलिए, then I'll see you in the next class. If there's anything, कोई doubts हैं तो पूछ लीजिएगा. इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो IQR ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इफ़ यू लुक एट इट, इफ़ यू ट्राई टू लाइक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.